अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब वाजिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स पर कि किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ब्रॉट अप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि साइंस ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र तक उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बन जाती है, हैबिट्स जो हैं वो भी बन जाती हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन 7 सालों में वो बच्चों की परवरिश इस तरीके से करे जो एक हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल्स हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके बारे में हम ये देखेंगे कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल्स अच्छा होता है और कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो पेरेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत इस चीज़ में उनको बहुत एफर्ट डालनी पड़ती है, वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ एक तरीके से चल सके सो दैट, क्योंकि बच्चों ने बड़े होकर वही चीज़ करनी है जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनका ब्रॉटअप किया हुआ है। हमारी साइंस भी यही कहती है कि सारा जो आपका चाइल्डहुड होता है वो आपके अडल्टहुड में आके आके आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करता है। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि कौन से ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल है जिसको उनको अडॉप्ट करना चाहिए और वो हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ये पेरेंट्स वो होते हैं जो कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाना उनकी परवरिश के लिए अच्छा साबित होगा। हाँ, वो ये होता है कि प्यार तो वो अपने बच्चों से बहुत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाते हैं। क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो बच्चा सोसाइटी में आगे बढ़ नहीं सकेगा या बच्चा सोसाइटी में बेहतर तरीके से सक्सेस नहीं कर पाएगा, अचीव कर नहीं पाएगा, या फिर बच्चा बेहतर तरीके से अपने इन्वायरमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा जो है अपना कोई काम नहीं करता या घर के कोई काम नहीं करता जो कि उसकी ज़िम्मेदारी होती है, तो बच्चे को उसके प्ले टाइम से ख़त्म रोक दिया जाता है, उसको एंजॉय नहीं करने दिया जाता। इसके अलावा और भी बहुत मिसाल हो सकती है कि बच्चे को हर उस काम पे रोका जाता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसको फ़ौरन से रोक दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ बच्चा करना चाह रहा होता है बच्चा पेरेंट्स जो है वो उसको उस बात करने से या वो चीज़ करने से रोक देते हैं। क्योंकि साइंस भी ये कहती है कि हमारा ब्रेन जो है सिर्फ जो नो वर्ड है इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है कि जिस वर्ड में नो होता है या जिस वर्ड में ये सेंटेंस में ये होता है कि ये काम नहीं करना, बच्चा उसी पर अट्रैक्ट होता है। मिसाल के तौर पर जब बच्चा छोटा होता है, क्रॉलिंग करता है, तो उसको कहा जाता है कि आपने स्विच को टच नहीं करना या बेटा डोंट डू दिस, नो नो, इसको नहीं, अवॉइड करना है। तो बच्चा अनकॉन्शियसली उसी चीज़ के लिए क्यूरियस होता है कि ऐसा इसमें है क्या कि मैं इसको ट्राई करूँ, तो बच्चा फिर वही करता है। तो हम पेरेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि नो कहना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी बच्चे को मना करना है तो उसको बजाय मना करने के आप उनको एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता सकते हैं, सो दैट अगर आप बेटा ये नहीं करो लेकिन आप ये कर सकते हो। इस तरह से होता है कि बच्चे के पास ऑप्शंस आ जाती हैं और फिर डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो फिर बच्चे के हैंड में होती है। फिर वो ये डिसाइड करता है कि नाउ आई हैव द राइट थिंग एज वेल एंड द रॉन्ग थिंग एज वेल एंड आई हैव टू डिसाइड कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है। तो इस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम अच्छी होती है और उनके अपने सोशल रिलेशनशिप्स हैं तो वो अच्छे होते हैं। लेकिन जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ चलते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो ये सीख लेता है कि अगर मैं अपने इमोशंस को सप्रेस करूंगा और अपने पेरेंट्स को ओबे करूंगा तो ही मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूंगा, या यही एक सही तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। तो इसका फिर एंड अप ये होता है कि जब एडल्ट्स बन जाते हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या उनकी फीलिंग्स नहीं होती हैं उन्हें। अगर वो कुछ कहना भी चाह रहे होते हैं तो वो नहीं कहते, क्योंकि बचपन से उनके पेरेंट्स ने उनमें यही बात डाली होती है कि नहीं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, अगर आपका रोने का दिल करे तो नहीं, यू शुड नॉट क्राई। तो इस तरह से बच्चों जो पेरेंट्स हैं जब ये पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो एक हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल नहीं होता। अब हम बात करेंगे सेकंड पेरेंटिंग स्टाइल की, जिसे हम कहते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से इस हद तक प्यार करते हैं कि वो ये यकीन करते हैं कि अगर हम बच्चों पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे हम बड़े अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे, हम उनको किसी चीज़ से रोकेंगे नहीं और हम उनको जो उनका दिल चाहेगा वो करेंगे। तो इस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को फुल फ्रीडम दे देते हैं और उनको ये मैसेज दे देते हैं कि बेटा आपने अपनी जो विश पूरी करनी है आप वो करें।
तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास एक पावर आ जाती है कंट्रोल करने की अपने पेरेंट्स को, और उनके पास ये पावर आ जाती है कि जो उनका मन चाहेगा वो वही करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे का वॉक करने का दिल नहीं करा या पैदल चलने का दिल नहीं करा, तो वो रोना शुरू कर देगा और वो अपने पेरेंट्स को ये कहेगा कि मुझे गोद में उठाए, तो पेरेंट्स उसको गोद में उठा लेंगे, उसकी विश पूरी कर दी। इसी तरह अगर बच्चे का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है तो उसको फ़ौरन आइसक्रीम ले दी। इसी तरह अगर उसका किसी काम करने का दिल करा या उसका कोई गेम खेलने का दिल करा, तो उसको वो पूरी रात गेम खेलने की इजाज़त मिल जाएगी, वो पूरी रात गेम खेलता रहेगा। बिकॉज बच्चों के लिए कोई स्टॉप नहीं होता। अगर पेरेंट्स जब तक उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं देते, बच्चे ने वही करना है जो उसका दिल कर रहा है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे जो हैं जब बड़े होते हैं तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखते। जब एडल्ट्स होते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उनको आता ही नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्हें यही मैसेज मिला होता है कि जो हमारा दिल करेगा हम वही करेंगे, बिकॉज यही ठीक है, यही राइट वे है करने का। तो इससे बच्चे जो है, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का इशू भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उनकी जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो दे ग्रो अप विद नो बॉर्डर्स, नो लिमिट्स, बिकॉज उनको पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं होता कि आपकी ये लिमिट्स हैं या आपकी ये बाउंड्रीज हैं, आपने इस लिमिट में रहकर ये काम करना है या इस बाउंड्री में रहकर ये काम करना है। पेरेंट्स उनको ये नहीं बताते, क्योंकि उनके मुताबिक वो एक बड़ा अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट उन्होंने किया हुआ है कि वो बच्चे को किसी चीज़ से मना नहीं कर रहे हैं और उसकी हर विश पूरी कर रहे हैं, उसको फुल फ्रीडम दी हुई है। और पेरेंट्स ये समझते हैं कि इस तरह बच्चा भी हमसे बहुत प्यार करेगा और हम माशरे में भी अच्छे समझे जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ओपन माइंडेड पेरेंट्स हैं और हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। लेकिन ये एक हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल नहीं होता। इससे बच्चा जो है वो इमोशनली बहुत नम हो जाता है, इन अ सेंस कि उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही नहीं आता। और बच्चे जो है इस तरह से फिर हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज आते हैं। बहुत और भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चे जो हैं वो उन मेंटल डिसऑर्डर्स में एंड अप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ADHD जो है, ये एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, अटेंशन उसका स्पैन जो है वो बहुत कम होता है। तो ये इसका रिजल्ट जो इसका पीछे बैकग्राउंड होता है वो पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर होता है कि किस तरह से आपके पेरेंट्स ने जो है आपकी परवरिश की हुई है। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये बच्चों को फिर बड़े होकर उनके पास कोई इमोशनल बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। और इससे होता ये कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में फिर इस तरह प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो पाते। उनको बहुत इश्यूज आते हैं इस तरह से कि जब उनकी मर्ज़ी होती है उन्होंने वही चीज़ करनी होती है, लेकिन अगर उनके मर्ज़ी के खिलाफ कुछ होता है तो फिर उस चीज़ से उनको बहुत इशू होता है। और क्योंकि उन्हें ये कभी डील करना आया ही नहीं, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ ही नहीं उनकी लाइफ में जिससे उन्होंने कोप अप किया, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने तो हमेशा उनकी हर बात मानी है और उन्होंने अपनी हर बात मनवाई भी है। तो बच्चा जो है वो कोई चीज़ इस तरह की सीखता ही नहीं है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो मैं इसको कोप अप कैसे करूँगा या मैं इस चीज़ के साथ हैंडल कैसे करूँगा। ये चीज़ बच्चों को नहीं सिखाई जाती है इस पेरेंटिंग स्टाइल में। इसके अलावा एक और मिसाल भी हम ये ले सकते हैं कि जब बच्चे जो हैं, माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी को कम करने के लिए या माँ बाप अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत प्रेशर्ड हैं, हमारे पास ज़िम्मेदारी बहुत है, हमारे पास काम बहुत है। स्पेशली मदर्स की ये कंसर्न्स होते हैं कि मैं क्या क्या संभालूँ, घर भी करना है, मैंने घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है। तो मदर्स अपना एक गेट अवे इस तरह से ढूंढ लेती हैं, बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देती हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। हर छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है तो जैसे ही वो 2 मंथ्स का एटलीस्ट होता है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है। वो सिर्फ इसीलिए कि मदर्स जो है वो अपना बर्डन थोड़ा सा पूरे दिन का कम करने की वजह से, ताकि बच्चा रोए ना। जैसे ही बच्चे ने एक दफ़ा रोया उसको फ़ौरन से उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। तो इससे होता ये है कि बच्चे को ये इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली ये मैसेज जा रहा है कि जब मैं रोऊंगा तो मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी हर बात मानते हैं और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ना नहीं की, उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दी हुई है। तो जब अगर मैं रोऊंगा तो वो अपने एसोसिएशंस डेवलप कर लेते हैं रोने से और मोबाइल के मिलने से। और फिर जब बड़े होते हैं जैसे जैसे तो वो ये आदत उनकी पुख्ता होती जाती है और ये आदत उनकी हैबिट बन जाती है। अब जो है वो उनका मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं होता। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है, इन अ सेंस के डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बच्चों का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर गुजर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी में। पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं ऐसे कि कोई बात नहीं, उसको मोबाइल दे दिया, थोड़ा सा हमें भी अपना टाइम चाहिए होता है। बहुत सी और एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम बच्चों से करवा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो मोबाइल को बहुत ईजी वे समझते हैं और उनको वो पकड़ा देते
देते हैं कि चलो बच्चा एटलीस्ट चुप करके बैठा रहेगा, हमें तंग नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर मेहमान गए हैं या गेस्ट के तौर पर गए हैं, तो बच्चे को चुप रहने के लिए उसके हाथ में फ़ौरन से मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि ये बच्चा चुप रहेगा तो हमारी भी इज़्ज़त गेस्ट के सामने या बाकी लोगों के सामने रहेगी, अगर ये रोएगा तो फिर हमें समझ नहीं आएगा क्यों ये रो क्यों रहा है। तो इस तरह से मदर्स को ये भी उनसे पावर छिन जाती है कि वो बच्चों के ऊपर होल्ड कैसे करें या बच्चों को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि मदर से भी अनकॉन्शियसली ये तरीका ढूंढ लिया होता है कि मोबाइल जो है वो उनको दे दिया है और उनको सेट असाइड कर दिया है, उनको बिठा दिया है। तो ये एक पेरेंटिंग स्टाइल जो है बहुत अनहेल्दी होता है। इससे बड़े होकर बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, स्पेशली आपकी बाउंड्रीज़ को लेकर। इमोशनली बाउंड्रीज़ उनकी कोई नहीं होती हैं, वो बिल्कुल निगलेक्ट हुए होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल की, जो कि है जिसको हम कहते हैं निगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। अच्छा, ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने बच्चों से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर कोई अटेंशन नहीं देते हैं या उनसे कोई फीडबैक नहीं लेते हैं या उनको कोई फीडबैक नहीं देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो बच्चों को कोई फीडबैक देते ही नहीं है। तो इससे भी बच्चों को ये मैसेज चला जाता है कि इट डज़न्ट मैटर कि मैं क्या या कि मेरी मैटर क्या या मेरी राय क्या मैटर करती है, इट डज़न्ट मैटर कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी बात तो समझते ही नहीं है या मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझसे इस तरह से कोई बात की ही नहीं है या मुझे कोई अटेंशन दी ही नहीं है या मुझे किसी भी किस्म का फीडबैक नहीं दिया, तो मेरी राय कुछ मैटर नहीं करती है। तो बच्चों को ये मैसेज चला जाता है। इससे फिर होता ये है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है, क्योंकि उसको ना ही घर से कभी प्यार मिला होता है, ना ही घर से कभी अटेंशन मिला होता है। जिस तरह के बच्चे होते हैं जब ये बड़े होते हैं, अडल्टहुड में आते हैं, तो इनमें ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत डेवलप होने लग जाते हैं, रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत ख़राब होने लग जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ इस सेंस में बनते हैं कि क्योंकि उन्हें कभी किसी ने किसी किस्म का फीडबैक नहीं दिया, स्पेशली उनके पेरेंट्स, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जो कुछ सीखते हैं वो अपने पेरेंट्स के थ्रू ही सीखते हैं। तो ये मैसेज जब बच्चों को चला जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ फीडबैक नहीं दे रहे, बहुत निगलेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं ये, वो अपनी लाइफ में क्योंकि इतना बिजी होते हैं और उनके पास ये जस्टिफिकेशन होती है कि बाप जो होता है उसके पास ये जस्टिफिकेशन होती है कि मैं अपने घर से बाहर जो है वो कमाई करता हूँ, बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, या जितना भी मैं अपना सर खपा रहा हूँ या दिन में जो भी काम कर रहा हूँ मैं अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। ये जस्टिफिकेशन जो है वो जो फादर की तरफ से आती है। इसी तरह मदर की तरफ से आती है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है या मेरी कोई स्पेस है, मेरा अपना भी फ्रेंड सर्कल है। तो इस तरह के जब पेरेंट्स के एटीट्यूड होते हैं, दैट मीन्स कि वो निगलेक्टफुल पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर सही से तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों में फिर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होने लग जाते हैं, उनके सोशल रिलेशनशिप्स खराब होने लग जाते हैं। एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन होता है ऐसे बच्चों में जब बच्चे जो हैं वो नेगलेक्टफुल पेरेंटिंग का शिकार होते हैं, क्योंकि उनमें ट्रस्ट इश्यूज इतने होते हैं कि वो एक रिलेशनशिप जब बना लेते हैं तो उस रिलेशनशिप से जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें चाहिए होती है, या उन्हें वो कभी ट्रस्ट उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता या वो ऐसी मोहब्बत कभी देखी ही नहीं होती, तो फिर वो ये करते हैं कि बार बार वो अपने रिलेशनशिप शिफ्ट करते रहते हैं एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में। इसके अलावा इस तरह के जो नेगलेक्टफुल पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे पर्सनैलिटी इश्यूज़ के भी शिकार होते हैं। ये तीनों जो हमने अभी तक पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्कस किए, ये तीनों अनहेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। अब हम जो चौथा पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस करेंगे इसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। दिस इज़ द मोस्ट हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल जो कि पेरेंट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वो होते हैं जो कि अपने बच्चों की नीड्स को रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, और वो अपने बच्चों की इज़्ज़त बहुत करते हैं और उन्हें अपने बच्चों की नीड्स का ख्याल बहुत होता है। लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज़ पर भी यकीन रखते हैं कि बच्चों को फ्रीडम देना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो उसको वो संडेज़ को मिला करेगी आइसक्रीम। अगर बच्चे को गेम्स का शौक़ है तो वो वीकेंड्स पे उसको गेम्स प्ले की जाएंगी और वीकेंड्स पे वो 5-6 घंटे खेल सकता है बिकॉज, लेकिन सिर्फ तब अगर वो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है या अपना उसने टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो ये इस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी भी है, हाँ हमें आपकी राय मैटर करती है, हाँ हमारे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन कुछ हमारी बाउंड्रीज़ हैं, कुछ हमारी लिमिट्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो रूल्स कुछ ओबे होते हैं।
फैमिली जो होती है, इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ अपने हाउस रूल्स जिन्हें कहते हैं, उनके घर में कुछ हाउस रूल्स होते हैं, और पेरेंट्स जो फिर उन बच्चों को ये कहते हैं कि आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन आपकी फ्रीडम भी आपको मिला करेगी और आपने ये रूल्स भी फॉलो करने हैं। तो इस तरह से होता है कि बच्चे को एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ लड़ना या कॉन्फ्लिक्ट के साथ हैंडल करना आ जाता है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स और बच्चों में, जब कोई बहस होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो इस जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं, बच्चों की राय को भी प्रायोरिटी देते हैं, और उनकी पूरी पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के फिर अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, एंड देन दे बोथ पार्टीज, पेरेंट्स और बच्चे, फिर दे फाइंड अ मिडिल ग्राउंड कि जिस पे वो दोनों खुश हों। इस तरह से वो आर्ग्यूमेंट को घर में सॉल्व करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे मैंने सैड फील करना है, कहाँ पे मैंने हैप्पी फील करना है, कहाँ पे मेरे कौन से इमोशंस जस्टिफाइड है। इसके अलावा जो बच्चों के रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो रिलेशनशिप्स इस तरह से अच्छे होते हैं क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना आता है। उन्हें पता होता है कि जब कोई आर्ग्यूमेंट होगा तो हमने किस तरह से उसको डील करना है। उनको ये भी पता, मैसेज मिल जाता है कि फ्रीडम भी ज़रूरी है, आपकी इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन आपके रूल्स फॉलो करना भी ज़रूरी है। और वो रूल्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, वो आपकी लिमिट्स होती हैं, जिनको हम सेल्फ लिमिट्स कहते हैं या बाउंड्रीज कहते हैं, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान की ये बाउंड्री है कि वो किसी से सिर्फ हाथ मिलाकर मिलना चाहता है या हग नहीं करना चाहता, ये हर इंसान की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। तो ये बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो सिखाते हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स, बच्चे जो है वो बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, मेंटल इश्यूज़ जो है वो बहुत कम आते हैं। इस तरह से जो घर का माहौल होता है वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों की राय भी सुनते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं, और जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको अच्छे से और सलीके से डील करते हैं और बहुत तहम्मुल तरीके से डील करते हैं, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। बच्चों को, अगर बच्चे के उसने स्कोर अच्छा किया है, अपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो ही इज़ अलाउड टू इन्जॉय हिज डे, लेकिन विद इन अ लिमिट्स। ये जब बच्चे को मैसेज मिलता है तो वो जब बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लिमिट्स बनाते हैं अपनी, और वो लिमिट्स इस तरह की होती हैं कि उन्हें पता होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग का, ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं ये देते हैं अपने बच्चों को। ये बहुत हेल्दी स्टाइल होता है पेरेंटिंग का, और पेरेंट्स को आज की नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, स्पेशली पेरेंट्स को बहुत फोकस करना चाहिए अपनी पेरेंटिंग स्टाइल पे कि किस तरह से अपने बच्चे का ब्रॉटअप कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो उन कुछ चंद सालों में बन जाती है, और अवॉइड करने चाहिए किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स को, और बच्चों के साथ मिल बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर बात का सोल्यूशन कोई ना कोई तो होता ही है। तो एक मिडिल ग्राउंड बच्चों के साथ बैठ के ढूंढ लेना चाहिए, इंस्टेड कि आप सिर्फ अपनी राय उनके ऊपर थोप दो। ये राइट तरीका नहीं होता, उनकी भी सुनो, उनको स्पेस भी देनी चाहिए और अपनी स्पेस भी रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हो पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने उनको इतना स्ट्रिक्ट उनके ऊपर बाउंड्रीज रखी हुई है कि आप उन्हें कोई और चीज़ करने की अब उनको जो है इजाज़त ही नहीं है। तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए, एक हमेशा मिडिल ग्राउंड होना चाहिए पेरेंट्स को स्पेशली। इसी तरह से बच्चा भी सीखता है, क्योंकि बच्चे ने वही करना होता है जो उसके पेरेंट्स उसके करते हैं। बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर्स को मॉडल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे ने ऑफकोर्स जब वो पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, फिर अपने फादर को देखता है। तो इस तरह से उसके माइंड में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर बन जाती है कि किस तरह से लाइफ क्या है या ज़िंदगी क्या है, या किस तरह से ज़िंदगी को लेकर चलना है। अगर माँ जो है वो चीख रही है या अगर माँ जो गुस्से से बात कर रही है तो बच्चा जो है वो ये सोचता है कि दैट्स नॉर्मल बिहेवियर, यही इसी तरह से सबसे बात करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी, पेरेंट्स को लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने एक एक बिहेवियर को मेजर्ड तरीके से लेकर चलें, एक एक बिहेवियर को, एक एक एक्शन को देखकर सोच समझ कर लेकर चलें, क्योंकि जो पेरेंट्स ने करना है बच्चों ने भी वही करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि बहुत हेल्दी भी हुए कुछ हैं और इनमें अनहेल्दी भी है। तो इन सब पेरेंटिंग स्टाइल्स में से डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने ये देखना है कि आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।